अब बात करते हैं एक कुछ नंबर्स की। प्रेस्टीज एस्टेट के मैनेजमेंट से बात करते हैं। तीसरी तिमाही में कंपनी के नतीजे थोड़े सुस्त रहे हैं। आय करीब 8% और मुनाफा 85% घटा है। हालांकि EBITDA में थोड़ी ग्रोथ रही है। नतीजों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ प्रेस्टीज एस्टेट्स के CMD इरफान रज़ाक जुड़े हैं। इरफान जी, गुड मॉर्निंग। पहले तो ये बताइए कि ये क्वार्टर आपके लिए थोड़ा सॉफ्ट रहा, ऐसा क्यों? इवन आपकी इनकम थोड़ी सी कम हुई। नमस्कार। नहीं, ये आप फिनेंशियल रिजल्ट्स आप देखेंगे तो वो एकदम स्क्यूड होंगे, क्योंकि हमारा अभी अकाउंटिंग सिस्टम ही कंप्लीशन मेथड पे चलता है। तो हमारे पास कंपनी में सिर्फ 40-45 हजार करोड़ का माल जो है, जो बिक गया है, उसका रेवेन्यू रिकग्निशन नहीं हुआ है। तो इस वजह से ये फिनेंशियल नंबर्स में आ नहीं पा रहा है। ये अगरचे हम परसेंटेज कंप्लीशन मेथड करते तो उसमें हमें ये जो क्वार्टर एंड क्वार्टर की लंपीनेस नहीं मिलती, मगर ये जो कंप्लीटेड मेथड में ये लंपीनेस हो जाता है। 2-3 क्वार्टर सुस्त दिखता है और 2-3 क्वार्टर एकदम हम हीरो लगते हैं। नहीं तो इरफान जी, ठीक है, तो एक बात बताइए फिर आपका अब इन्वेंट्री लेवल क्या है? चलिए अब फुल ईयर की बात कर लेते हैं। फिर अगले साल मतलब किस तरीके की सेल्स होंगी आपकी फिर? नहीं, अभी देखिए हमारे पास अभी सिर्फ करीब 50,000 के ऊपर का इन्वेंट्री जो है तैयार हो रहा है, जो हमने लॉग इन कर दिया है अप्रूवल्स के लिए, और ये हम मार्केट को ला सकते हैं जितना जल्द से जल्द, जैसा अप्रूवल मिल गया, जैसा रेरा नंबर मिल गया। तो इसमें हमारे 5 प्रोजेक्ट हैं 5 शहर में, जो करीब 26,000 या 30,000 की वैल्यू होगी उसकी। इस क्वार्टर में अगरचे हमें रेरा नंबर मिल गया और हमें अप्रूवल भी मोर और लेस आ गया है हाथ में। 5 शहर में 5 सेपरेट प्रोजेक्ट्स हैं। प्रेस्टीज सदर्न स्टार बैंगलोर में, प्रेस्टीज सनक्रेस्ट बैंगलोर में, प्रेस्टीज नॉटिलस मुंबई में, हैदराबाद में प्रेस्टीज स्प्रिंग हाइट्स, चेन्नई में प्रेस्टीज पल्लवा गार्डन्स। तो ये अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं और एक इनका कुल मिला के करीब 30,000 करोड़ का सेलिंग वैल्यू होता है। और जब हम इसका रेरा नंबर मिल गया तो हम इसको लॉन्च कर सकते हैं इसी क्वार्टर में। और हमें उम्मीद है और हमें कॉन्फिडेंस भी है कि अगरचे लॉन्च हो गए तो 30-40% ये माल तुरंत बिक जाएगा। सर, मैं अभी सेगमेंट्स पे आता, मतलब प्रीमियम या फिर मिड सेगमेंट्स पे, लेकिन उससे पहले मैं आपका जो नेट डेट देख रहा हूँ उसमें करीब करीब 5960 करोड़ रुपए का, ऑलमोस्ट रीचिंग 6,000 करोड़। ये सीक्वेंशली काफ़ी जंप हुआ है। थोड़ा सा आउटलुक देंगे सर कि अगले 12 महीने में ये डेट की सिचुएशन कहाँ जा रही है और आपका इंटरेस्ट बर्डन अब कितना बढ़ जाएगा इससे ईयरली? डेट लेवल तो बहुत कंट्रोल में है, 0.37 है डेट टू डेट इक्विटी रेशो। और हमारी इच्छा है और उम्मीद है कि हमारे जो ये बड़े प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो जाएंगे, इसमें तो कैश फ्लो पॉजिटिव मिल जाएगा। और डेट लेवल हमारी एक ऑलवेज एक कोशिश है कि हमें डेट लेवल को हम किसी भी तरह से कम करें। और जब डेट बढ़ेगा, ये सिर्फ कैपेक्स प्रोजेक्ट के लिए होगा, जिधर हमारा हॉस्पिटैलिटी और ये कमर्शियल प्रोजेक्ट्स और मॉल्स के लिए तो कैपेक्स के लिए तो डेट चाहिए ही चाहिए। और ये इंटरनल अक्रूवल से भी खर्च हो सकता है, प्लस थोड़ा सा सप्लीमेंट होता है डेट। सो इट विल बी अ कंट्रीब्यूशन ऑफ 30% ओन मनी एंड बैलेंस विल कम थ्रू डेट। अच्छा सर, प्राइसिंग को लेकर क्या आउटलुक है आपका? मतलब अगले 3 महीने में, 6 महीने में प्राइसिंग एनवायरनमेंट क्या है, स्पेशली प्रीमियम में, मिड में? अभी ज़्यादा प्राइसिंग बेटर कहाँ पर है? नहीं, अभी देखिए भाव तो बढ़ गया है अभी। जमीन की वैल्यू भी बढ़ गई है और आगे जाके ये हमारी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी बढ़ गई है। तो आई बिलीव इससे ज्यादा भाव बढ़ेगा तो ये काउंटर प्रोडक्टिव होगा। हमें भाव को तो किसी भी तरह से एफिशिएंटली इसी लेवल पे रखना है। और हमें कोई इच्छा नहीं कि इस भाव बढ़ाएं। ये हमारी इच्छा होगी कि भाव को किसी भी तरह कंट्रोल में रखें, क्योंकि अफोर्डेबिलिटी बैरियर अगर से टूट गया तो फिर बिक्री भी कम हो जाएगी। तो हमारी कभी भी जो भी सेक्टर में, वेदर प्रीमियम या लग्जरी में, ऐसे करें कि हमें इसको अफोर्डेबिलिटी से इसको ऊंचा नहीं ब्रीच नहीं करने देंगे। अच्छा इरफान जी, अब कल बजट आ रहा है।
क्या उम्मीद है आपकी, रियल एस्टेट सेक्टर क्या एक्सपेक्ट करे बजट से, क्योंकि काफ़ी कुछ सेक्टर्स हैं जो रियल एस्टेट से जुड़े हुए होते हैं? नहीं, बजट से देखिए, बजट तो एक्सरसाइज है जिधर सरकार जिनको जो पैसा कलेक्ट करना है और जिधर खर्च करना है। मुझे यही इच्छा है कि अगरचे डायरेक्टली हमारे सेक्टर को तो सरकार की दृष्टि नहीं पड़ेगी, बट ये ऐसा काम, ऐसी बजट हो कि लोगों के हाथ में पैसा बच जाए। अगरचे लोगों के हाथ में पैसा बच गया तो कंज्यूमर स्पेंडिंग हो सकता है, और उनके हाथ में पैसा बच गया, वो बचत से वो मकान भी खरीदने की एक इच्छा रख सकते हैं। यही मेरी इच्छा है बजट से। आ रहा हूँ आपके पास इरफान जी, एक ही मिनट में। निफ्टी मीनवाइल एक बार वो 23,400 से स्लिप हुआ और 23,336 तक आया। बहुत ज़्यादा नहीं गिरा है, लेकिन फिर भी एक बार के लिए इसको रिविजिट करना बनता है, क्योंकि हम 23,400 तक गए थे और वहाँ से फिर 23,336 तक आए। और बैंक निफ्टी वापस अब डे लो की ट्रेजेक्ट्री को स्ट्राइक करने की कोशिश कर रहा है। 49,084 पर इस समय बैंक निफ्टी, 49,030 के करीब का लो था। सॉरी इरफान जी, थोड़ा मार्केट में मूव आया तो उसको एड्रेस करना ज़रूरी था, और ये मैं इसलिए भी एड्रेस करना चाह रहा था क्योंकि एक धारणा ये बनती है कि स्टॉक मार्केट और रियल एस्टेट, स्पेशली जो लग्जरी प्रोजेक्ट्स हैं, वो काफ़ी कोरिलेटेड होते हैं। लोग स्टॉक मार्केट में पैसा बनाते हैं और उसके बाद लग्जरी प्रोजेक्ट्स खरीदते हैं। पिछले 3 महीने में क्या स्लो डाउन दिखा है लग्जरी सेल्स में? देखो, जो पैसे स्टॉक मार्केट में उन्हें नफा, उनको बहुत फायदा हुआ है, इस पैसे से उन्होंने खरीद रहे हैं। और रियल एस्टेट तो लॉन्ग टर्म प्ले है, और लोगों को पता है कि अगरचे मुझे अच्छी जगह एक मकान खरीदना है, मुंबई में है, दिल्ली में है, बेंगलुरु में, लोग खरीदते हैं। हाँ, अभी जैसा मैंने पहले भी कहा, लोगों के हाथ में बचत होना चाहिए। अगरचे बचत है तो पहला काम क्या करते हैं, ये एक मकान खरीदने की उनकी इच्छा होती है। बिल्कुल। चलिए अब एक काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं। इरफान जी, थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। ऑल द बेस्ट आपको अगले क्वार्टर के लिए और अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए। धन्यवाद।